नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके महाकुंभ पे। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज जो हमारी चल रही है, इसमें हमने जो है अभी तक 80 प्रश्नों को जो है देख रखा है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी जाके देख लीजिए। मैंने इसका प्लेलिस्ट जो है आरपीएससी लाइब्रेरियन के नाम से बना रखा है, तो उसे आप देखना चाहते हैं तो जाके देख लीजिएगा। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जो है पूरा इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं, मैं आपके लिए जो है इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने इन प्रश्नों को कहीं से भी लेके आ गया है, तो ऐसा नहीं है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो 80 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ऑप्शन आपने देख ही लिया है। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि वर्जिंग नेविल के सूचना सिद्धांत के किस उपागम के अंतर्गत सूचना को भौतिक वस्तुओं जिनका बोध हो गया है या नहीं के बीच स्थित संबंध के रूप में देखा जाता है। और मैं बात करूँ ये प्रश्न जो है 2014 यूजीसी नेट में आया हुआ है और ये आगामी प्रश्न में रिपीट होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो 81 को बताइए। ऑप्शन आपके हैं अर्थ उपागम, संचार उपागम, संचारात्मक उपागम, प्रक्रिया उपागम या ज्ञान उपागम। बताइए। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संचारात्मक उपागम। आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि संचार संप्रेषण का उद्देश्य प्राप्तकर्ता को सूचित, अनुदेशित या प्रेषित करना है। इस पर कौन सा सूचना सिद्धांत जो है केंद्रित करता है। ऑप्शन आपके हैं शेनन का सिद्धांत, वीवर का सिद्धांत, एफो का सिद्धांत या योवित का सिद्धांत। तो संचार संप्रेषण का उद्देश्य जो होता है वो प्राप्तकर्ता को जो है सूचित करता है या अनुदेशित या प्रेषित करता है। तो एकोफ का जो सूचना सिद्धांत वो केंद्रित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और योवित का सिद्धांत जो है, इसमें जो योवित ऑप्शन डी में दे रखा है, ये ऑप्शन डी में जो दे रखा है योवित का सिद्धांत, ये इंफॉर्मेशन इज डाटा ऑफ वैल्यू टू डिसीजन मेकिंग का सिद्धांत इन्होंने दे रखा है। इसे आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। आप समझ सकते हैं कि मोबाइल से जो है इतना टाइप करना पॉसिबल नहीं है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, योवित का सिद्धांत जो है ये इंफॉर्मेशन इज डाटा ऑफ वैल्यू टू डिसीजन मेकिंग का सिद्धांत है। और शेनन वीवर का मैंने कई बार बता दिया है आपको कि शेनन वीवर का सिद्धांत, संचार का जो सिद्धांत है, इन्होंने जो है कम्युनिकेशन मॉडल भी दिया हुआ था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 83 एस.एम.सी.आर संचार प्रतिरूप का विकास किसके द्वारा जो है किया गया था। ये द्वारा है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है। किसके द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन आपके हैं डेविड के बलो, हेरोल्ड लासवेल, डब्ल्यू श्रम या चार्ल्स ओसगुड के द्वारा दिया गया था। बताइए। ये क्वेश्चन जो है 2015 यूजीसी नेट में पूछा गया है। बताइए। तो इसका राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है डेविड के बलो। इनका नाम है डेविड के बलो। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करूं तो एस.एम.सी.आर संचार प्रतिरूप का विकास जो है डेविड के बलो के द्वारा जो है 1960 में किया गया था। 1960 में अपने संचार प्रारूप को जो है
आचार संहिता विज्ञान पर जो है इनका सिद्धांत आधारित है, ये भी ध्यान रखिए। इसमें जो है यस का मतलब होता है सोर्स यानी कि प्रेषक, यम का मतलब है मैसेज यानी कि संदेश, सी का मतलब है चैनल और आर का मतलब है रिसीवर यानी कि प्राप्तकर्ता। इसमें ऑप्शन में जो बी दे रखा है, ऑप्शन इसमें जो बी दे रखा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेरोल्ड लासवेल का जो सिद्धांत रहा है ये 1948 में आया है। ये 1948 में इन्होंने जो है सिद्धांत दिया है और इनका सिद्धांत है कि हुज WHO मतलब कौन, सेंडर, से वाट्स मतलब क्या कहना चाहते हैं, चैनल टू फॉर्म, और लास्ट में जो है इन्होंने फीडबैक की जो है बात की थी। तो और इसमें जो ऑप्शन सी दे रखा है डब्ल्यू श्रम, इन्होंने जो है श्रम के मॉडल का विकास किया था। इसमें जो है सोर्स, पहला चरण है सोर्स, फिर रिसीवर, फिर सोर्स और फिर रिसीवर का सिद्धांत इन्होंने दे रखा हुआ है। और इसमें जो आस गुड का सिद्धांत दे रखा है, आस गुड का एक जो है इसके मॉडल है सर्कल के रूप में है। ये सर्कल के रूप में इन्होंने मॉडल विकसित किया था। तो मैसेज जो है दे रखा था डिकोड इंटरपेक्ट इनकोडर, और फिर जो है मैसेज दे रखा है, फिर जो है इनकोड इंपेक्टर डिकोडर दे रखा है। इस तरीके से इन्होंने कर रखा है, तो इसे आप देख लीजिएगा एक बार। आगे देखते हैं 84 निम्नलिखित में से कौन संचार के एक रेखीय प्रतिरूप है। रेखीय प्रतिरूप है, ऑप्शन है डांस का हेलिकल प्रतिरूप, लासवेल का प्रतिरूप, और सी है डब्ल्यू श्रम का अनुयोग क्रियात्मक प्रतिरूप, या बेकर का मोइज प्रतिरूप। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे कूड भी दे रखा है, तो इसे आप देख के जो है करिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसमें लासवेल ने, मैंने ऊपर ही बता दिया है कि लासवेल ने जो है लासवेल का प्रतिरूप और डब्ल्यू श्रम का जो है रेखा संचार के जो है रेखांकित जो है इन्होंने किया हुआ है। और नीचे मैंने इनका जो है दे रखा है कि कौन सा चैनल है किसके प्रभाव से कहता है और इसका प्रभाव किस पे क्या पड़ता है। तो प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और लास्ट में फीड जो है कर रखा है। तो इसे आप जो है ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 85 को। 85 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग वाच्य या डाटा संचार हेतु ट्रांसमिशन के माध्यम से नहीं किया जाता है। तो ताम्र यानी कि कॉपर है, और सह अक्षीय तार, और जो है प्लास्टिक तार या ऑप्टिकल तार। तो आंसर इसका जो है राइट है ऑप्शन सी, प्लास्टिक तार। प्लास्टिक तार का उपयोग जो है डेटा संचार ट्रांसमिशन के रूप में जो है नहीं किया जाता है। यहाँ पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रवाहित नहीं होते हैं तथा उष्मा का कोई चालक भी नहीं होता है। जबकि तांबा तार और अन्य तार जो है इसमें जो दे रखा है ऑप्टिकल तार आदि का प्रयोग जो है किया जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वारेन वीवर द्वारा जो है पहचान किए गए संचार प्रक्रिया में जो है बाधा के स्तर हैं। पहला है तकनीकी, दूसरा अर्थपरक, तीसरा है प्रभावकारी, और डी है भाषांतरकार। बताइए। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो ABC है इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगर इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल में बात करूं तो तकनीकी जो इसमें वर्ड दे रखा है, इसमें जो तकनीकी, अर्थपरक और प्रभावकारी, ये सभी जो है वारेन वीवर द्वारा जो है पहचाने गए संचार प्रक्रियाओं में जो है बाधा के स्तर है। जबकि भाषांतर संचार प्रक्रिया में जो है ये सहायता करता है, भाषा जो है सहायता करता है, लेकिन भाषा संचार प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं
अगला प्रश्न है, टॉम विल्सन के जो है प्रस्तावित मॉडल में उनके घटित होने वाले कार्यक्रम को जो है व्यवस्थित कीजिए। पहला है कि सूचना खोज संबंधित व्यवहार, दूसरा है बी है सूचना की आवश्यकता संबंधित संदर्भ, सी है निष्क्रिय अभिवृत्ति एवं खोज और डी है मध्यावर्ती चर। इसमें आपके ऑप्शन क्या होंगे बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बी डी ए सी जो है सही इसका क्रम है। और जो है टॉम विल्स के जो है विस्तार मॉडल में जो है उनके घटित होने वाले जितने भी कालक्रम हैं वह जो है सबसे पहले जो है मध्यवर्ती चर इसमें जो दे रखा है मध्यवर्ती चर, ये जो है 1938 मध्यवर्ती चर जो है ये 1938 है। और सूचना खोज संबंधित व्यवहार जो है ये सूचना ये रहा, ये 1981 है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन का सिग्नल देने और नियंत्रण के लिए जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल SIP का तात्पर्य होता है। तो सिंगलिंग सूचना प्रोटोकॉल, इंटरनेट सेशन प्रोटोकॉल, साउंड इंटरिसिएशन प्रोटोकॉल या सेशन इंटरिसिएशन प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल जो होता है मल्टीमीडिया के कम्युनिकेशन का सिग्नल देने के लिए और नियंत्रण के लिए जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यानी कि SIP का प्रयोग जो है किया जाता है। और सभी प्रोटोकॉल जैसे एक साथ जो है नहीं किए जा सकते। आगे देखते हैं, ऑप्शन डी है इसका। ये जो है मिलान करने वाला है, व्याख्याओं के साथ जो है सम्मिलित कीजिए। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। तो अंग विक्षेपगत संचार जो होता है ये चेहरे के भाव या भूमिकाएं नेत्र संचालन के लिए जो है किया जाता है। तो ये 3 नंबर पे है। और स्पर्श संप्रेषण जो है ये संप्रेषण के लिए स्पर्श का उपयोग जो है। और समीप्य सूचक संप्रेषण जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, अंतर व्यक्तिक स्थान का जो है उपयोग किया जाता है। और अनुसंकेतन में जो है संप्रेषण में जो है प्रतीकात्मक व्याख्या की जाती है। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। आगे देखते हैं, ऑप्शन आपने देख ही लिया है। 90 नंबर है कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है रंगनाथन रिव्यू कमेटी, कोठारी कमेटी, सिन्हा कमेटी या राधा कृष्णन कमेटी का। किसका है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है राधा कृष्णन कमेटी। ये हृदय की बात जहाँ तक है तो इसमें जो है राधा कृष्णन और CD देशमुख 2 लोगों ने जो है ये स्टेटमेंट दे रखा है। तो आपको 2 में से कोई एक ही क्वेश्चन मिलेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, इधर थोड़ा कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है तो इसलिए थोड़ा शोर होगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। 91 है कि लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय या राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय ग्रंथालय का सीधा संपर्क जो है जनता से होता है। इस कारण इसके लक्ष्य उद्देश्य भी जनता के आधार पर जो है निश्चित होता है। उन्हीं के समय के अनुरूप इसे खोला और बंद किया जाता है। और रंगनाथन की थ्योरी जो है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में भी इस चीज़ का
उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। छात्र अध्यापक और शोध छात्र डैश उपभोक्ता है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि ये किसके उपभोक्ता है। सार्वजनिक पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय, शासकीय या शैक्षणिक पुस्तकालय के। तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते ही होंगे, मैं समय अधिक नहीं लूँगा। तो ये जो है शैक्षणिक पुस्तकालय के उपभोक्ता है। शोध जो है आपको पता ही है कि अनुसंधान कार्य जो है यूनिवर्सिटियों में जो है अधिकतम होते हैं। अगला प्रश्न है, इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय के भवन किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है पीली कोठी, सफ़ेद कोठी, हाटन भवन या विनोबा भावे भवन। बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सफ़ेद कोठी के नाम से जो है जाना जाता है। इंदौर के शासकीय अहिल्या केंद्रीय पुस्तकालय, जिसे आमतौर पर अहिल्या पुस्तकालय यानी कि इंदौर का सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है, यह जो है सफ़ेद कोठी में स्थित है, इसीलिए इसे सफ़ेद कोठी कहा जाता है। इसका निर्माण की बात करूं तो सन 1900 में जो है से पहले किया गया था। भवन का वास्तुकला ब्रिटिश वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है, यानी कि उसे जो है ब्रिटिश ने जो है बनाया था। पुस्तकालय का उद्घाटन जो है 1961 में किया गया था। ये बना तो 1900 से पहले का है, लेकिन 1961 में किया गया था। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन जो है MPPCS के एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना हेतु किसके द्वारा वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग जो है प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, बी है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सी है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, डी है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड है, यहाँ पे 9 हो गया है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आपको पता ही है कि यूनेस्को की सहायता से जो है 1951 में जो है इसे जो है किया गया था, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है भारत और दक्षिण पूर्व एशिया अन्य देशों के व्यक्तित्व, मौलिक शिक्षा और सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं के विकास के लिए जो है शुरू किया गया था। और अगर इसमें व्यक्तियों के नाम की बात करूं तो DR कालिया को जो है दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय का जो है पहला निर्देशक नियुक्त किया गया था। ये भी आप ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर या पाठ्यक्रम किस विश्वविद्यालय द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, तो आपको इसके बारे में पता ही होगा, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली विश्वविद्यालय। और बात करूं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो शुरुआत हुई थी, ये 1946 में की गई थी फैकल्टी के रूप में, आर्ट फैकल्टी के रूप में। और MLIS जो है 1949 में जो है स्टार्ट किया गया था। अब PhD की बात करूं तो PhD 1951 में स्टार्ट की गई थी, और 1957 में पहली बार DB कृष्ण राव को जो है फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए जो है इन्हें प्रदान की गई थी। तो ये ध्यान में इसे भी रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है। ऑप्शन आपके हैं दोस्तों, बहुत शोर हो रहा है, माफ़ कीजिए, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, इसलिए वीडियो को जो है यहीं पर रोकूंगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय। और जैसे ही समय मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद।